28 अगस्त 2026 ये एक चांद ग्रहण सिर्फ एक धुंधला चांद ग्रहण नहीं होने वाला। इस बार आसमान में एक ऐसी प्लानिटरी पोजीशन भी बन रही है जहां एक तरफ आवाम है और दूसरी तरफ अथॉरिटी। एक तरफ कलेक्टिव पावर होगी और दूसरी तरफ इंडिविजुअल पावर होगी। और बीच में वो सवाल खड़ा है जो अगले चंद महीनों में बहुत से मुल्कों, इंस्टीट्यूशंस और लोगों की डायरेक्शन को बदल सकता है। आखिर ताकत जा किस तरफ रही है? आगे वीडियो में बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि ये वीडियो चांद ग्रहण पर है और इसका असर अगले 6 महीने तक होगा, 28 अगस्त से ऑनवर्ड्स। और चांद ग्रहण किसी भी पॉइंट को ट्रिगर करने के लिए आता है, यानी आपकी ज़िंदगी के किसी भी, आप ये कह लीजिए, एरिया को ट्रिगर करने आता है जिस वक्त प्लानिटरी पोजीशन वहाँ पे बैठी होती है। तो अगर आप लोग स्किप करके देखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली अपने ज़ोडिएक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक सुबह 5:18 पर, यानी इंडिया टाइम के हिसाब से 5:48 पर चांद ग्रहण शुरू हो जाएगा और तकरीबन 9:18 पर अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और चांद ग्रहण इस वक्त लग रहा है एक्वेरियस मून साइन में, जहां पे मून 8 डिग्री पर होगा और मूव करते करते 10 डिग्री तक पहुंचेगा। और एक्वेरियस में ही राहु बैठा हुआ है 6 डिग्री पर। यह मैंने आपको अभी लास्ट सीरीज में, राहु की सीरीज में बताया था। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, यानी हम सेवंथ एस्पेक्ट से देखें तो सन जो है बिल्कुल ऑपोजिट 10 डिग्री पर लियो में बैठा हुआ है और उसके साथ केतु 6 डिग्री पर बैठा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मरकरी भी इस चांद ग्रहण का हिस्सा है और मरकरी लियो में ही सन के साथ 10 डिग्री से लेके 11 डिग्री तक यहाँ पे ट्रैवल करेगा। यानी कि ये कोई लूज प्लानिटरी अरेंजमेंट नहीं होगी। राहु, मून, सन, केतु के दरमियान एक बहुत पावरफुल इक्लिप्स होगा, टाइट इक्लिप्स होगा और मरकरी भी इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मौजूद होगा। अब अगर आप लोग हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो 26 फरवरी 2026 की वीडियो आप उठा के देखें चांद ग्रहण की। उसमें मैंने कुछ प्रेडिक्शंस की थी और वो प्रेडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट गई थी, क्योंकि उसके 2 दिन बाद ही आपको सारी चीज़ें होती हुई नज़र आईं। तो अब असल कहानी यहाँ पे इस चांद ग्रहण पर यह शुरू होती है कि एक्वेरियस जो है वो एक कलेक्टिव सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क है, मासेस हैं, सोशल मूवमेंट है और फ्यूचर ओरिएंटेड थिंकिंग से जुड़ा होता है। आप जितने भी एक नई डेवलपमेंट देखेंगे, इजादात देखेंगे, वो एक्वेरियस से ज़्यादा जुड़ी होती हैं। लियो जो है वो इंडिविजुअल अथॉरिटी है, लीडरशिप है, गवर्नमेंट है, रिकग्निशन है और सेंट्रलाइज्ड पावर को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये जो ग्रहण है सिर्फ इमोशनल टर्बुलेंस की बात नहीं करता। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर अगर हम बात करें तो ये पब्लिक सेंटिमेंट्स और एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी के दरमियान टेंशन क्रिएट करता है, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के बीच में फ्रिक्शंस पैदा करता है और इन्फॉर्मेशन के जरिए पावर एक्सरसाइज करने की कहानी भी बताता है। मून के साथ राहु होने की वजह से कलेक्टिव इमोशंस जो हैं वो एम्पलीफाई होते हुए नजर आते हैं। जो इशू नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एक सिर्फ न्यूज़ आइटम होता है, वो पब्लिक रिएक्शन का सबब बन सकता है। सोशल मीडिया हो गया, डिजिटल कम्युनिटीज़ हो गई, मास कम्युनिकेशन हो गई, किसी भी नैरेटिव को बहुत तेज़ी से ऊपर लेके जाया जा सकता है। और अब सामने लियो है और सन के साथ केतु बैठा है, तो यहाँ पे स्टैब्लिश लीडरशिप, अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को भी क्वेश्चनिंग होना शुरू हो जाएगी। डिटैचमेंट या इंटरनल रीस्ट्रक्चरिंग का फेज आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे चीज़ें कोलैप्स भी होंगी। मरकरी अगर हम देखें यहाँ पे तो सन के बिल्कुल करीब है, इसलिए इंफॉर्मेशन जो है वो खुद एक मेजर बैटलफील्ड बन जाएगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हों, डिप्लोमेटिक मैसेजिंग हो, मीडिया नैरेटिव्स हों, लीक्स हों, डेटा हो, साइबर सिक्योरिटी हो, एआई हो, डिजिटल रेगुलेशंस हों और इंफॉर्मेशन कंट्रोल जैसे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में, अगले 6 महीनों में। इस पीरियड में सिर्फ ये मैटर नहीं करेगा कि क्या हुआ, ये भी मैटर करेगा कि किसने क्या कहा, किसने क्या छुपाया और किस नैरेटिव को दुनिया ने एक्सेप्ट किया। लेकिन इस ग्रहण की एक सबसे गहरी लेयर अभी भी बाकी है। एक्वेरियस का जो मालिक है वो सैटर्न है और सैटर्न इस वक्त पाइसेस में रेट्रोग्रेड है। इसका मतलब है कि कलेक्टिव चेंजेस के नीचे पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका रिव्यू चल रहा है और अगर वो स्ट्रक्चर्स झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं तो वो अब टूट जाएंगे। और अगर इसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो कई गवर्नमेंट्स गिर जाएंगी, उनकी पॉलिसीज़ फेल हो जाएंगी और इसका प्रेशर, पब्लिक रिस्पांस बहुत गंदा देखने को मिलेगा। और इनके ऊपर ऑलरेडी जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है तो आप ये समझ लीजिए प्रेशर और ज़्यादा डेवलप हो चुका है। और एग्जॉल्टेड जुपिटर जो कैंसर में बैठा है और सैटर्न को 9th एस्पेक्ट से देख रहा है, ये मैं आपको पिछली 2-3 सीरीज से बताते आ रहा हूँ। तो इसलिए जो कुछ रिव्यू होगा वो सिर्फ ब्रेकडाउन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें करेक्शंस भी आएंगी, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, नई डायरेक्शंस को और पोटेंशियल्स भी यहाँ पे मौजूद होंगे। इसलिए इस चांद ग्रहण में सिर्फ नेगेटिव मैं इसको नहीं कहूँगा, यहाँ पे सिस्टम कोलैप्स होगा, टूटेगा, ख़त्म होगा, नया सिस्टम बनेगा। और सिर्फ पॉजिटिव भी नहीं कहूँगा कि ये ज़्यादा ठीक नहीं होगा, क्योंकि
हाई प्रेशर ट्रांजिशन पॉइंट है यहाँ पे। कुछ जगह पुराने जो एग्रीमेंट्स हैं वो टूटेंगे, कुछ जगह अथॉरिटी चैलेंजेस होंगी, कुछ जगह पब्लिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ जगह ऐसे प्रेशर की वजह से रिफॉर्म्स आएंगे, नया स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस ग्रहण की जो कहानी है कि सिर्फ 28 अगस्त तक की रात तक नहीं होगी, ये आगे पूरी थीम कंटिन्यू होगी 6 महीने तक, जो हम एक सिंगल इवेंट समझ रहे होते हैं, इसलिए ये सिंगल इवेंट नहीं है। इसलिए हम इस रीडिंग में देखेंगे कि अगले जो 6 महीने होंगे रफली, इसमें एक्यूरियस और लियो का जो एक्सेस है, ये आपके जो करियर है, अथॉरिटी है, पब्लिक इमेज है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशनशिप्स हैं, फाइनेंसेस हैं, कलेक्टिव मूवमेंट्स को कैसे एक्टिवेट करता है। सब साइंस पर इसका इफेक्ट जो है, इम्पैक्ट जो है, वो एक जैसा नहीं होगा। टॉरस के लिए ये सीधा 10th और 4th हाउस का एक्सेस एक्टिवेट करेगा, करियर और घर के दरमियान एक नया चैप्टर। इसके अलावा एक्वेरियस के लिए 1st और 7th हाउस का चैप्टर एक्टिवेट करेगा। सैटर्न इनके 1st हाउस का लॉर्ड है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये आपके किन किन घरों को एक्टिवेट करेगा, कौन साढ़े साथी में, कौन ढैया पर है, किसके लिए बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखेंगे। यानी हर मून साइन की कहानी अलग होगी, कहीं करियर बदलेगा, कहीं रिलेशनशिप्स बदलेंगे, कहीं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स होंगे, रीस्ट्रक्चरिंग होगी, सॉरी, कहीं पब्लिक आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, कहीं इंसान को पहले अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा, फिर नई डायरेक्शंस नज़र आएंगी। तो इस वीडियो में हम किसी भी मून साइन को सिर्फ जेनेरिक हॉरोस्कोप के तौर पर नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि मून किस हाउस में ग्रहण लगा रहा है, राहु क्या डिज़ायर कर रहा है, किस तरफ एम्पलीफाई कर रहा है, सन केतु की जो ऑपोजिशन है किस तरफ लेकर जा रही है, डिटैचमेंट किस तरफ हो रही है, रीडिफाइन किस तरफ कर रहा है, मरकरी किस तरह डिसीजन और इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा है, रेट्रोग्रेड सैटर्न और एक्सॉल्टेड जुपिटर जो है उसकी पूरी स्टोरी किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। और इसके अलावा अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ, करियर डायरेक्शंस की, बिजनेस की, रिलेशनशिप्स की, फाइनेंस की या फ्यूचर के किसी स्पेसिफिक मसले को कुंडली के मुताबिक समझना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिए 50% ऑफ है अपॉइंटमेंट्स पर और लिमिटेड टाइम के लिए है। अब क्योंकि यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि इस इक्लिप्स में क्या होगा, इस ग्रहण में क्या होगा, असल सवाल ये नहीं है, असल सवाल ये है कि क्या बदलने जा रहा है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन किस जगह जाएगी। अब देखते हैं कि 28 अगस्त का जो चांद ग्रहण है आपके मून साइन के लिए क्या चैप्टर खोल रहा है। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आपको बताया 28 अगस्त को चांद ग्रहण लग रहा है और आपकी कुंडली के 8th हाउस को एक्टिवेट कर रहा है। 8th हाउस में जब सैटर्न था तो तब आप लोगों ने बहुत मुश्किलात देखी। 2023, 24, 25 आप लोगों के लिए इंतहाई ख़राब गए, लेकिन फिर आपको, आप ये कह लीजिए कि आपको एक थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम मिला और ये प्लेसमेंट आपकी ज़िंदगी के उन एरियाज़ को सामने लेकर आ रहा है जिन्हें इंसान नॉर्मली पोस्टपोन करता रहता है। 8th हाउस जो है वो शेयर्ड फाइनेंसेस का घर है, कर्ज़ों का घर है, टैक्सेस का घर है, इंश्योरेंसेस का घर है, इनहेरिटेंस का घर है, इन्वेस्टमेंट्स का घर है, सीक्रेट्स का भी घर है और आपकी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का भी घर है और डीप ट्रांसफॉर्मेशन का भी घर है। तो इसलिए अगले 6 महीने जो हैं वो रफली, मैं ये कुछ कहूँगा कि कुछ मैटर आप लोगों के फाइनलाइज करने आप लोगों को पड़ सकते हैं, जिन्हें आप काफ़ी अरसे बाद देखेंगे, साइड पर रख देंगे, इसको देख लेंगे, करेंगे, इस तरह की सोच रख रहे थे। तो ये पीरियड सरफेस लेवल चेंजेस से ज़्यादा अंदर की रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। फाइनेंशियली सबसे पहले जो जॉइंट मनी का टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, आपके शेयर रिसोर्सेज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आप स्पाउस के साथ फाइनेंसेस शेयर करते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप्स में हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, लोन चल रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है या फैमिली एसेट्स के कोई मैटर पेंडिंग में है, तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कुछ कैंसर वालों को किसी पुराने लोन को रीस्ट्रक्चर करना पड़ सकता है, टैक्स या लीगल पेपर वर्क कंप्लीट करना पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ सकता है, इनहेरिटेंस या प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़ को फॉर्मली सेटल करना पड़ सकता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो चीज़ पेपर पर क्लियर नहीं है उसे सिर्फ ट्रस्ट पर मत छोड़िएगा, जब तक वो पेपर पे ना हो तब तक किसी की भी बातों में नहीं आइएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जिन लोगों के प्रॉपर्टी के मामला चल रहे हैं, फंसे हुए हैं, उनको अब यहाँ पे सेटल करना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप लोगों ने अगर किसी का, ये समझ लीजिए कि आप लोगों ने अगर किसी की प्रॉपर्टी रखी हुई है अपने पास और आप उसको दे नहीं रहे हैं, उसका हिस्सा नहीं दे रहे, ड्यू शेयर नहीं दे रहे, तो यहाँ पे अब मुसीबत फिर आपके ऊपर आएगी, चाहे वो टैक्सेस के मामला हों, लीगल हों, क्योंकि यहाँ पे लीगैलिटीज़ के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इस इक्लिप्स का ऑपोजिट जो है वो सेकंड हाउस एक्टिवेट होता है, तो इसलिए शेयर्ड फाइनेंसेस और पर्सनल फाइनेंसेस डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ सकता है कि फैमिली के लिए कितना स्पेंड करना है, कितना सेव करना है, किस फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्चुअली अपने नाम लेना सेंसिबल होगा। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए स्पाउस या फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से अपना बजट दोबारा डिज़ाइन करना पड़ सकता है। इनकम नॉर्मल होती हुई नज़र आती है, लेकिन अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ गई तो एक्चुअल फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो महसूस नहीं होगी। इसलिए अगले 6 महीने का फोकस सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं होगा, फाइनेंशियल लीकेजेस भी आप लोगों को बंद करनी होंगी।
इमोशनली बात करूँ तो क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो 8th हाउस जो है वो सिंपल टेरिटरी नहीं होता। यहाँ पे कोई भी चीज़ आसानी से नहीं होती। आप किसी ऐसे इशू को फाइनली एक्नॉलेज कर सकते हैं जिसे काफ़ी अरसे से अवॉइड कर रहे थे। ट्रस्ट का प्रॉब्लम हो, फैमिली की कोई पुरानी बात हो, रिलेशनशिप में इनसिक्योरिटीज़ हों, या अपने फ्यूचर के हवाले से कोई डीप फियर हो। एक्लिप्स जो है वो अक्सर जो है ऐसी चीज़ों को विजिबल बना देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो रेवलेशन है वो नेगेटिव ही हो। कुछ ट्रुथ्स अनकंफर्टेबल भी होते हैं, सच होते हैं, लेकिन बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन उनके बाद इंसान ज़्यादा फ्री महसूस कर रहा होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, एक छोटा सा आपको चीज़ बता देता हूँ कि 8th हाउस जो है वो आपके इन लॉज का भी घर होता है। तो इस टाइम पीरियड में और सैटर्न के घर पे सैटर्न के घर में इक्लिप्स लग रहा है, तो इन लॉज जो हैं वो अब आपको उस सिस्टम में लेके जाएंगे जहाँ पर आप लोग जाना नहीं चाहते। अगर आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से अच्छे हैं, अंदर से दिल में बुग़्ज़ है, तो वो चीज़ें अब बाहर आना शुरू होंगी। आपके सेकंड हाउस भी इसी प्रोसेस का मेजर हिस्सा है, इसलिए फैमिली वैल्यूज़ और फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस पर कन्वर्जेशंस होती हुई नज़र आती हैं। स्पाउस या पेरेंट्स के साथ पैसों के हवाले से डिफरेंट ओपिनियन सामने आते हुए नज़र आते हैं। अगर फैमिली में कोई फाइनेंशियल डिपेंडेंसी चल रही थी तो बाउंड्रीज डिफाइन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कुछ कैंसर नेटिव्स के लिए रियलाइज़ हो सकता है उनको कि वो हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर खुद पर बहुत ज़्यादा लोड ले रहे थे। अब सैटर्न जो है वो आपके 9th हाउस में है और उसी के घर पे इक्लिप्स लग रहा है और वो रेट्रोग्रेड है, तो इससे पूरी कहानी जो है वो फ्यूचर डायरेक्शन से जुड़ जाती है। आपके फाइनेंशियल या इमोशनल रिस्ट्रक्चरिंग का असर सिर्फ प्रेजेंट पर नहीं है रहेगा, ये आपकी हायर एजुकेशन, फॉरेन मैटर्स, लीगल डिसीजंस, लॉन्ग टर्म बिलीव्स और ओवरऑल लाइफ डायरेक्शन तक पहुंच सकती है। कोई लीगल या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैटर लंबा चल सकता है। हो सकता है कि उसका रिव्यू हो जाए दोबारा और दोबारा आपको कोर्ट वगैरह में जाना पड़ जाए। कोई पुराना एजुकेशनल या फॉरेन प्लान जो है जो रुक गया था वो दोबारा रेलेवेंट होता हुआ नज़र आता है, बट दिस टाइम विद मोर रियलिस्टिक कंडीशंस। सैटर्न की जो थर्ड एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस पर पड़ती है, जिसकी वजह से आपके मुनाफे और प्रोफेशनल नेटवर्क्स भी यहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा बन जाते हैं। हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट से आप लोगों के फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी के पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी। बिजनेस में एक नया इन्वेस्टर या स्ट्रैटेजिक कॉन्टैक्ट जो है वो आ सकता है आपके लिए, लेकिन डील का स्ट्रक्चर केयरफुली देखना होगा। आपको ये भी डिसाइड करना पड़ सकता है कि कौन से प्रोफेशनल कनेक्शन सिर्फ एक्सेस देते हैं और कौन जनरली जो है लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करते हैं। अब सैटर्न की 7वीं नज़र की बात करूँ तो वो आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है, इसलिए कम्युनिकेशन इस एंटायर प्रोसेस का प्रैक्टिकल टूल बन जाती है आप लोगों के लिए। बैंकर हैं, लॉयर हैं, अकाउंटेंट हैं, स्पाउस हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, एम्प्लॉयर हैं, जिस भी इंपॉर्टेंट मैटर डील करनी है, जिस भी इंपॉर्टेंट मैटर पर डील करनी है आप लोगों ने, डॉक्यूमेंटेशन और क्लियर कम्युनिकेशन बहुत मैटर करेगी आप लोगों के लिए। वर्बल अजम्पशंस फ्यूचर में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर सकती हैं। इस इक्लिप्स के अगले महीनों में जो बात क्लियर है वो सेफ़ है, और अगर बात क्लियर नहीं है तो चीज़ें आप लोगों के लिए ख़राब हो जाएंगी। और सैटर्न की जो 10वीं नज़र है वो आपके 6th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, इसलिए 8th हाउस और 6th हाउस जब कुंडली में एक्टिवेट होते हैं तो ये षडाष्टक दोष एक्टिवेट हो जाता है। और जुपिटर जो जिस हिसाब से सैटर्न को एक्टिवेट कर रहा है तो ये आपको लीगैलिटीज़ में भी धकेल सकता है, कर्ज़ों में भी धकेल सकता है, लीगल प्रोसेस में लेके जा सकता है। वर्क प्रेशर और हेल्थ रूटीन भी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती है। अगर कोई लोन या ऑब्लिगेशन है तो उसे इग्नोर करने के बजाय स्ट्रक्चर्ड रीपेमेंट प्लान बनाना बेहतर होगा। वर्क प्लेस पर भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं, स्पेशली अगर आप किसी फाइनेंशियल, लीगल या एनालिटिकल या कॉन्फिडेंशियल मैटर्स को हैंडल करते हैं। करियर के हवाले से ये एक्लिप्स जो है नेसेसरली जॉब चेंज का सिग्नल नहीं देता। ज़्यादा लाइकली ये प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट का फेज़ होगा। बिजनेस ओनर्स को अकाउंट्स, टैक्स, पार्टनरशिप स्ट्रक्चर और कैश फ्लो को सीरियसली रिव्यू करना चाहिए, वरना यहाँ पे मुश्किलात आ सकती हैं। जॉब होल्डर्स को बेनिफिट्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन या कॉम्पनसेशन जो स्ट्रक्चर है उसको समझना चाहिए। अगर आप किसी कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, रिसर्च पर काम कर रहे हैं, फाइनेंसिस पर काम कर रहे हैं, मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, या आप सर्जन हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या कंप्लाइंस फील्ड्स में हैं, तो ये पीरियड आपकी एक्सपर्टीज़ को यूजुअली वैल्यूएबल बना देगा, क्योंकि 8th हाउस जो है वो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं 8th हाउस की। अगर आप पॉजिटिवली इसको एक्टिव करते हैं तो नेगेटिव साइड यहाँ पे इरेडिकेट हो जाती है। अब रिलेशनशिप में इंटीमेसी और ट्रस्ट सेंट्रल थीम रहेगा। अगर रिलेशनशिप इमोशनली मैच्योर है तो डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशंस के बाद क्लोजनेस बढ़ती हुई नज़र आती है। अगर कुछ बातें कंसिस्टेंटली हाइड की जा रही थी तो उन्हें और ज़्यादा इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। तो सिंगल अगर हैं आप लोग तो आपके लिए अट्रैक्शन इंटेंस होती हुई नज़र आती है, लेकिन इस दौरान जो है वो इमोशनल वल्नरेबिलिटी को इंस्टेंट जो है वो कमिटमेंट समझना ठीक नहीं होगा। किसी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होना, उस पर्सन का लॉन्ग टर्म कंपैटिबल होना, दोनों एक अलग चीज़ होती है। तो इस चीज़ को समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। हेल्थ के हवाले से बात करूँ
तो इमोशनल स्ट्रेस को इग्नोर करना ठीक नहीं होगा। 8th हाउस की थीम जो है वो ओवर थिंकिंग, अनसर्टेनिटी और प्रोलॉन्ग एंजाइटी एनर्जी को ड्रेन करवाती है। अगर फाइनेंशियली या फैमिली मैटर्स मेंटली ऑक्यूपाई कर रहे हों तो उसका सोल्यूशन प्रैक्टिकल प्लानिंग से निकलेगा, कंसिस्टेंटली सर पे टेंशन लेने से नहीं निकलेगा। प्रॉपर अपनी रूटीन सेट करें, रेस्ट करें, टाइमली प्रोफेशनल एडवाइजेस को डिले ना करें और अपनी मेडिसिन अगर आपकी चल रही हैं तो उनको प्रॉपरली आप उसका इनटेक करते रहें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।